हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। तो आज हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। रिसेंटली एंटी डिफेक्शन लॉ वापस न्यूज़ में है जब से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। इसी के साथ साथ जो अभी तमिलनाडु में थलापति विजयन जो गवर्नमेंट फॉर्म की है उसके बाद भी एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ा न्यूज़ में है। क्यों है? क्योंकि जो AIADMK है उसके कुछ MLAs ने पार्टी के अपोजिट जाके जो टीवी के पार्टी है उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, जो थलापति विजय की है। टीवी के पार्टी की फुल फॉर्म क्या है? तमिलागा वेत्री खाजगाम। तमिलागा टीवी के की फुल फॉर्म क्या है? तमिलागा वेत्री खाजगाम। इसी तरह से AIADMK जो पार्टी है वो DMK से अलग हुई थी। AIADMK, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा मुनेत्रा खाजगाम। ये DMK से अलग हुई थी, ठीक है। AIADMK DMK से अलग हुई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों ही पार्टी थे DMK और AIADMK, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने की बातें हो रही थी इन दोनों की। भाई दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके बाद भी इन दोनों की पार्टी फॉर्मेशन की बातें चल रही थी। तो इससे क्या होता है, जो कुछ MLA जो 20-30 के करीब वो AIADMK में से हट के और विजय थलापति को अपना सपोर्ट दे देते हैं। तो ये अपोजिट ऑफ पार्टी लाइन्स हो गया कि जो पार्टी लाइन में उनको डायरेक्शन दी गई है उससे अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो तमिलनाडु की विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे जो 118 का बहुमत चाहिए था, ठीक है, किसको? विजय थलापति को। आउट ऑफ 236 वोट्स उनको मिल जाते हैं 144। तो एक अच्छी मेजोरिटी के साथ वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और CM बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। कौन MLA कब अपनी पार्टी से स्विच कर सकता है, कब छोड़ सकता है, कब, इसके बारे में रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको आयाराम गयाराम भी बोलते थे कि किसी पार्टी में आप जीते दूसरी पार्टी छोड़ के स्विच कर गए तो आयाराम गयाराम इन जनरल टर्म्स, ठीक है। ये आया कब था एंटी डिफेक्शन? जो 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, ठीक है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ को डाला गया था, ठीक है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताता कि कब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA, ठीक है। ये कौन सा MLA और MP कब डिस्क्वालीफाई होगा, इसके कारण 4 आर्टिकल्स में बदलाव किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स में बदलाव किया गया था। कौन कौन से आर्टिकल थे वो? 101, 102, 190 एंड 191। इन 4 आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए थे, ठीक है। और एक नए शेड्यूल को ऐड किया गया था। क्या किया गया था? एडिड न्यू, सारी बातें ध्यान रखना, न्यू शेड्यूल डेट इज 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन के बारे में सबको 10th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आप बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड द आयाराम गयाराम फिनोमिनन, ठीक है। इसकी बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बता दिया कि 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इसमें लिखा गया है कि कब कब MP और MLA डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, ग्राउंड्स की बात करते हैं, चलो। अगर कोई MLA MP किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है उस पार्टी से, ठीक है। ए मेंबर ऑफ हाउस बीइंग बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालीफाइड इफ, या तो वो वॉलेंटरी रेजिग्नेशन दे कि अपनी मेंबरशिप वो वॉलेंटरी गिव अप कर रहा है, ठीक है, ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, कि वो ऐसी पार्टी छोड़ सकता है, ठीक है। सेकंड है कि वोटिंग डिफाइंस, कि मान लो पार्टी ने उसको बोला कि इस टॉपिक पे आपको यस में वोट करना है, पर वो नहीं करता और वोट और एब्सटेन कर देता है वोटिंग से, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू पार्टी डायरेक्शन, पार्टी के डायरेक्शन या विप से, विदाउट परमिशन से वो छोड़ देता है और वोट नहीं करता है, तो भी वो वोटिंग का डिफाइंस माना जाएगा और उसको पार्टी छोड़नी नहीं पड़ सकती है, ठीक है। तो उसको डिफेक्शन में काउंट किया जाएगा। जब वो मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज में हो तो दो तरीके से उसको डिफेक्शन में इंक्लूड किया जाता है, या तो वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप कर दे, ठीक है, या फिर वो वोटिंग से एब्सटेन करे और पार्टी लाइन्स के अपोजिट वोट करे, ठीक है।
तो इन दोनों ही केसेस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि जो एमएलए या एमपी होता है, एमएलए एमपी शुड वोट ऑन, मस्ट वोट ऑन काइंड ऑफ, मस्ट वोट ऑन पार्टी लाइन्स। ठीक है, पार्टी लाइन्स पे वोट करना चाहिए उसको। ठीक है, तो दूसरा है, अगर ये तो थे पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर थे उनकी, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर हो और नॉमिनेटेड मेंबर, तो उसके साथ क्या होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर ने इलेक्शन लगाया एमएलए या एमपी का, ठीक है, मैं जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप अपने लगा लो, ठीक है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो, तो अगर आपने कोई पार्टी इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर ली जीतने के बाद, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन के तहत। ठीक है, एन इलेक्टेड मेंबर हु इज नॉट अ कैंडिडेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिस्क्वालीफाइड इफ दे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ना डिस्क्वालीफाई कर दिया। इंडिपेंडेंट मेंबर की बात हो रही है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद नॉमिनेट होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो वो 6 महीने तक, इसका मतलब ये है कि वो 6 महीने तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट देयर डिफेक्शन, या उनको उससे हटाया नहीं जाएगा अपने पद से। ठीक है, एमपी एमएलए वो रहेंगे, पर 6 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस ही बनते हैं। ठीक है, इसी में एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कि कब अगर कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़ता है तो कैसे वो डिस्क्वालीफाई में काउंट नहीं होगा, वो मर्जर में काउंट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन कैसे है, जब ये इनिशियली जब ये रूल आया था तब क्या होता था, जब 1985 में जब रूल आया था, जब ये बोला गया था कि अगर 1/3 लोग पार्टी के छोड़ेंगे, 1/3 लीव्स पार्टी, तो ये मर्जर कहलाएगा, और अपोजिट पार्टी में जाएंगे तो मर्जर कहलाएगा, तो डिफेक्शन काउंट नहीं होगा। ठीक है, मर्जर होगा ये। मान लीजिए 99 आपकी सीट्स हैं पार्टी में, ठीक है, 99 एमएलए हैं आपके पास, और जिसमें 1/3 जाना चाहते हैं, लगभग 33 लोग छोड़ के जा रहा चाहते हैं अपोजिट पार्टी में, तो ये मर्जर कहलाएगा। ठीक है, पहले ऐसा था 1985 में। पर जब, ठीक है, जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था ये, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। तो इस 1/3 को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया था। 1/3 को बढ़ा के क्या कर दिया गया था, 2/3, कि अब 66 लोगों की जरूरत पड़ेगी मर्जर के लिए। ठीक है, तो 1/3 वाले को ऑब्सलीट कर दिया था और हटा दिया था, मान डिलीट कर दिया गया था प्रोविजन को। ठीक है, 1/3 वाला प्रोविजन डिलीटेड। ठीक है, तब 66 लोगों को छोड़ना पड़ेगा अगर 99 है। ठीक है, तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और सेकंड केस क्या होगा, मैं इसी में देखो मर्जर रूल की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन एक्सेप्शन कैसे होंगे, डिसक्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर वेयर एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी एग्री टू मर्जर। ठीक है, कि 2/3 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मर्जर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, एग्जेम्प्टेड रहता है। क्यों रहता है, कि जैसे वो उसको स्पीकर या चेयरमैन बनाते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वो अपनी सदस्यता गिव अप करता है, मतलब वो उसका मेंबर नहीं रहता है, ताकि इम्पार्शली वो काम कर सके। ठीक है, तो मेंबरशिप गिव अप करता है अपॉन इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ टू मेंटेन इम्पार्शियल। ठीक है, और वो जैसे ही जो इसका टेंडर खत्म होगा तो वापस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हैं डिस्क्वालिफिकेशन, इनसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि 2/3 के साथ मर्जर किया सकता है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो छोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इम्पार्शियल होकर काम कर सके इसलिए। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा था 1/3 वाला, कि 1/3 मेंबर मर्जर में काउंट होते हैं, उसी को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हटाया गया था। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 मर्जर डिलीट किया गया था। ठीक है, डिलीटेड, इसी की जगह 2/3 लाया गया था, इसी कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, कौन से अमेंडमेंट में 2/3 किया गया था। ठीक है, अब डिसाइडिंग अथॉरिटी आती है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ऑथोराइज करेगा कौन, कि भाई कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है। तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिस होता है किसी भी हाउस का, ठीक है, चेयरमैन या स्पीकर, वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिनली क्या होता है, देर उनका डिसीजन था वो फाइनल होता था और जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट होता था, मतलब उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक है, बाद में जो क्योटा होलमन केस होता है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर वापस दी जाती है कोर्ट्स को। इसके अनुसार क्या जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स के पास नहीं है। ठीक है, और इसी में रूल मेकिंग पावर की बात करें तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज पावर टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू 10 शेड्यूल। ठीक है, दिस रूल मस्ट बी
लेट बिफोर द हाउस ऑफ 30 days, ठीक है। रूल मेकिंग पावर की बात हो रही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इसके रिगार्डिंग रूल बना सकता है। जो मैं बात कर रहा था जुडिशियल रिव्यू की, जो क्योटा होलमन केस आया था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है द प्रोविजन दैट बार्ड कोर्ट्स जुडिक्शन, ठीक है, जो बार करता है कोर्ट्स के जुडिक्शन को। ये कहता है कि जब स्पीकर होता है वो जब डिसाइड करता है डिस्कालिफिकेशन, तो वो एक्ट करता है क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल की तरह। तो ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करता है, ठीक है, उनके नीचे काम करता है, तो उनके जो डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योटा होलमन केस में बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको जो प्रोविजंस था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। और क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। रिव्यू इज परमिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड्स परवर्सिटी और वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर ये सब उनको लगेगा कि भाई नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया जा रहा है और मेलाफाइड मीनिंग है जो गवर्नर उसकी तरफ से, ठीक है, तो वो सब देखते हुए उसके डिसीजन को ओमिट भी किया जा डिलीट भी किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ठीक है। इसके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने बात की थी, उसमें लिखा है रिमूवल एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन। द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिलीटेड द प्रोविजन रिगार्डिंग स्प्लिट्स, जो लिखा था मैं बताया था ना, 1/3 जो लोग थे उसको हटा के नाउ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ डिफेक्शन कैन नो लॉन्गर बी प्रोटेक्टेड एज ऑल डिफेक्टर मस्ट फेस डिस्क्वालिफिकेशन अनलेस 2/3 मर्जर अगर, ठीक है, तो इसको बढ़ा के 1/3 से 2/3 कर दिया गया अगर मर्जर करना चाहते हो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, यही है इसका कहने का मतलब, ठीक है, स्प्लिट हो तब भी पार्टी में। इसी के साथ जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ये भी बताया गया था कि अंडर आर्टिकल 75, ठीक है, जो मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स की लिमिट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी मिनिस्टर की, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, भाई 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। कि जैसे 445 अभी बनते हैं, वैसे 550 है, तो 54.5 या फिर 55 से ज़्यादा एम पी मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, लोकसभा में। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अंडर आर्टिकल 161 50% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पर लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे मान लो कम लोग हैं तो 12 से कम भी नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। मान लो 20 ही हैं तो हो ही नहीं पा रहे, 15% मान लो, तो 12 मिनिमम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम मिनिस्टर्स माना। और मिनिमम स्ट्रेंथ कुछ नहीं दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, डिस्क्वालिफाइड मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर अंटिल दे आर इलेक्टेड, ठीक है। किसी भी डिस्क्वालिफाइड मेंबर को, जो डिस्क्वालीफाई होगा, उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जाता है। और जो डिस्क्वालीफाई नहीं होता रैंडमली, जैसे आप हो, आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर आपको 6 महीने में इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप मिनिस्टर हो तो, ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई करके आपकी जो सीट्स है वो ले दी जाएगी एज ए मिनिस्टर। पर इसी के साथ साथ क्या होता है, जब हम बात करते हैं डिफेक्शन की, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, कुछ नेगेटिव इसमें पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, ठीक है। क्यों बताए जाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज है एंटी डिफेक्शन के, कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो लोग हैं वो छोड़ के नहीं भागते बार बार, ठीक है, पार्टीज को इधर उधर नहीं भागते हैं, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये लॉयल्टी इंश्योर करता है, ठीक है, लॉयल्टी कैसे इंश्योर करता है, कि जो पार्टी लाइन पे कहा गया है वही लोग उस तरह से काम करें जो पार्टी के मेंबर्स हैं, तो ये लॉयल्टी पे इंश्योर करता है, ठीक है। इस तरह से पार्टी डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है, कि भाई इंडिविजुअल नहीं भाग रहे, लोग अपनी पार्टी को छोड़ के, और ग्रुप ग्रुप जा रहा था उसको मर्जर बोला जा रहा है, ठीक है। देन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी शिफ्ट, इंडिविजुअल अपनी अपॉर्चुनिटी को देकर शिफ्ट ना करे, कि भाई 2/3 लोग ही चाहिए शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा डिसिप्लिन की तरह भी काम करता है कि बहुत सारे लोग चाहिए आपको, आप अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। और लीगल रिकग्निशन, देखिए फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दी गई थी पॉलिटिकल पार्टीज को इसी के थ्रू, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी। अब इसमें लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी वो होगी कि जैसे 2/3 जो सीट करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको पॉलिटिकल पार्टी में काउंट होगा, जैसे पहले 1/3 था, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिकग्निशन मिल गई थी। इसी के साथ साथ इसमें कुछ, इसी के साथ साथ क्रिटिसिज्म की बातें करें, तो क्रिटिसिज्म क्या है इसमें, जैसे इसमें लोग बोल रहे हैं कि जो अभी जो AIDMK का केस ले लो, उसमें जो अराउंड 25-30 MLAs थे, उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से अपोजिट वोट किया, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हैम्पर कर रहा है, ये मानना है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि इट इंटरफेयर्स विद द लेजिस्लेटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय कर्बिंग देयर एबिलिटी टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस ऑन एन इशू। भाई वो पार्टी लाइन्स के लिए काम करेंगे, तो उनका जो कॉन्साइंस बोल रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म या चैलेंज ही मान सकते हैं कि भाई वो सही डायरेक्शन में वोट नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पार्टी लाइन्स को फॉलो करना है, अदरवाइज दे विल डिस्क्वालीफाई।
ठीक है। इसी की तरह जो स्पीकर की न्यूट्रलिटी को बताया गया है वो कई बार होता नहीं है, क्योंकि स्पीकर मान लो एक पार्टी का ही आदमी होता है जो पहले एमएलए एमपी बनता है, उसी को स्पीकर की सीट पर उठाया जाता है, तो वो अपनी पार्टी की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है, ये मानना ठीक है। तो उसका हमेशा डिसीजन बायस नहीं होगा ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। भाई वो बायसली डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, या फिर डिले कर देगा डिसीजन लेने में उस पार्टी के कहने पे। तो ये सब भी इश्यूज हैं जो एंटी डिफेक्शन में देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन में यही सब कुछ था, ठीक है। सो अगर मेरे भाई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ अपना फीडबैक भी दें और जुड़ें हमसे। मैं एसएससी की जल्दी जीएस की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जब से सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। आपकी पूरी स्टैटिक जीके जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट भी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर भी कराएंगे। सो जुड़िए हमसे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।